तो हम लोग बात कर रहे हैं, नया बैच शुरू करने से पहले हम लोग इस ऐप के बारे में जान लेते हैं। टीचमेंट ट्यूशन ऐप। देखो, टीचमेंट ट्यूशन ऐप, इसकी क्या क्या खासियत है और आपको आपके मतलब का क्या क्या है। तो पहली चीज ये है कि ऐप डाउनलोड करने के बाद में जो आपके और लोग होंगे उनको बता दीजिएगा कि इस तरह से करना है, क्योंकि आप लोगों ने तो डाउनलोड कर लिया है। गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करने के बाद में फिर आपको अपनी आईडी बनानी होगी। अपनी आईडी बनाने के लिए क्या करना होगा, आपको एज स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करना होगा। एज स्टूडेंट आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। उसके बाद में क्लासरूम आईडी पूछेगा। क्लासरूम आईडी पूछेगा। क्लासरूम आईडी मैंने जो मैसेज व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको भेज रखा है, तो उसी में क्लासरूम आईडी लिखिए। उसको डालने के बाद में फिर आपका आईडी बन जाती है। मेरे पास रिक्वेस्ट आती है, मैं अप्रूव कर देता हूँ। फिर आप क्लास में एंट्री करते हैं। क्लास में जब आप एंट्री करेंगे तो इस तरीके से एक, जैसे मैं लाइव जब आऊंगा पढ़ाने के लिए तो मैं बार बार मैसेज कर दूंगा, ज्वाइन करें, क्लास ज्वाइन करें, क्लास ज्वाइन करें। मैसेज में हमेशा कर दूंगा। फिर जैसे ही आप अपनी क्लास ओपन करेंगे, कोई भी क्लास ओपन करेंगे, तो उस पे ऊपर अटेंडेंस, टाइम टेबल, नोटिस बोर्ड, चैट, होमवर्क, उसके बाद में फिर एक स्टडी मटेरियल होगा, स्टडी मटेरियल वाला कॉलम। फिर उसके आगे एक टेस्ट वाला कॉलम होगा और उसके आगे एक रिकॉर्डिंग का कॉलम होगा, रिकॉर्डिंग्स। ये जो तीन है, इन तीनों से आपका मतलब है मुख्य रूप से। स्टडी मटेरियल में क्या होगा कि जितना मैं डेली पढ़ाऊंगा, जैसे अभी आपके सामने मैं जितनी सारी चीजें लिख रहा हूँ, ये सारी चीजें एज इट इज मैं सेव कर दूंगा स्टडी मटेरियल में। जैसे आपको नोट्स छूट जा रहे हैं, मैं लिखा रहा हूँ, आपका छूट गया, कुछ गड़बड़ हो गया, तो दोबारा से जब क्लास खत्म होगी तो ये सारी चीजें डाउन अपलोड हो जाएंगे। अपलोड होने के बाद में आप दोबारा से स्टडी मटेरियल सेक्शन खोलिए, वहां से अपने नोट्स तैयार कर लीजिए या वहां से पढ़ लीजिए। डाउनलोड आप कुछ नहीं कर सकते हैं। डाउनलोड का ऑप्शन आपके किसी के पास भी नहीं रहेगा, तो डाउनलोड मत करिए, केवल आप पढ़िए उसी से। और ना ही तो स्क्रीनशॉट लेके इधर उधर भेजिए, और ना रिकॉर्डिंग शेयर करिए, क्योंकि शेयर करेंगे आप ही का घाटा होगा। आपका ही कंप्यूटर जो है वो पता चले कहीं और है, और आपने सारी चीजें उसे प्रोवाइड कर दी तो वो आपके इक्वल हो जाएगा। दूसरा, टेस्ट वाले सेक्शन में टेस्ट अपलोड होंगे। जब कहेंगे कि इस टॉपिक का टेस्ट है, तो वो टॉपिक टेस्ट अपलोड हो जाएगा। और अपलोड होने के बाद में आप लाइव, जब भी टेस्ट का टाइम डिसाइड होगा उस टाइम पे जाके आपको पूरा टेस्ट पेपर करना है। टेस्ट पेपर करने के बाद में सबमिट कर देना है। सबमिट जब आप करेंगे तो आपकी रैंक कितनी है, आपके नंबर कितने हैं, कौन सा क्वेश्चन आपका गलत हुआ है, कौन सा क्वेश्चन सही हुआ है, ये सारी बातें आपको शो हो जाएंगी टेस्ट वाले ऑप्शन में। तो आप वहां से अपना टेस्ट में इम्प्रूव कर सकते हैं कि हमने क्या क्या गलतियां की हैं और हमें क्या सुधार करने की आवश्यकता है। रिकॉर्डिंग वाला कॉलम, रिकॉर्डिंग में जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये रिकॉर्डिंग पे मैंने लगा दिया है। ये रिकॉर्डिंग पे लगाने के बाद में जब भी क्लास एंड करेंगे तो उसके 1-2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे बाद में रिकॉर्डिंग आपको शो होने लगेगी। तो बाई चांस कभी फोन आ जाए आपके फोन पे, तो उस समय आप गड़बड़ हो जाए, सुन नहीं पा रहे हैं, या फिर कभी आपके यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है, या कोई गेस्ट आ जाए, या कहीं आपको जाना पड़ जाए, तो ये तमाम ऐसे कंडीशन हैं जिनमें आप क्लास अटेंड नहीं कर सकते हैं। तो बेनिफिट यही है कि वो क्लास जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसे ही सेव हो जाएगी, और सेव होने के बाद में आप उसको
कभी भी कितनी भी बार देख सकते हैं। उसमें कोई लिमिट नहीं है कि आप 1 बार देख सकते हैं, 2 बार देख सकते हैं। आप कंटिन्यू उसको हज़ारों बार देख या सुन सकते हैं और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है रिवीजन में। जब आप किसी टॉपिक को रिवाइज़ करने बैठते हैं तो लगता है कई बार नोट्स जब आपके सामने होते हैं तो उसमें कई सारे शब्द ऐसे होते हैं जो समझ में नहीं आते हैं कि इनका क्या मतलब होना चाहिए। लेकिन जब रिकॉर्डिंग आपके पास में रहती है तो रिकॉर्डिंग को ऑन किया, कान में ब्लूटूथ लगाया, ईयरफ़ोन लगाया कान में, उसके बाद में आप रिकॉर्डिंग सुनिए, रिकॉर्डिंग सुनने के बाद में आपको सारी चीज़ें अच्छे से रिकॉल हो जाती हैं कि अच्छा इस शब्द का ये मतलब है, तो इसका बहुत बड़ा बेनिफिट होता है रिवीजन करने में। तो ये तो रही ऐप की बातें जो आपको आपके काम की जो इसमें चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आपको बता दी गई। फिर बार-बार आपको पूछना नहीं पड़ेगा। फिर दूसरा है पढ़ाई कैसे करना है, पढ़ाई कैसे करना है, क्योंकि पढ़ाई आयुर्वेद एक ऐसा टॉपिक होता है, आयुर्वेद ऐसी सब्जेक्ट है, आज पढ़ोगे और 1 घंटे बाद भूल जाओगे कि क्या है, ठीक है? 1 घंटे में ही भूल जाओगे। तो उसका सीधा-सा मतलब क्या होता है, रिवीजन करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पढ़ाई से पहले हम लोग देख लेते हैं ज़रा आपकी जो पोस्ट वगैरह है, उसका पे ग्रेड क्या है, उसका नेचर क्या है, तनख्वाह वगैरह कितनी बचेंगी। तो भेषजिक आयुर्वेदिक विज्ञापन की तिथि कब थी? तो विज्ञापन आया था 1 तारीख दूसरा महीना 24 को और ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा करने की तिथि कब है? ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं 12 तारीख से, जो कि आप लोगों ने कर भी रखा होगा। ये प्रारंभिक तिथि है और अंतिम तिथि कब है? 3 मार्च की। अगर लेट फीस के साथ में किसी को अगर फीस जमा करना छूट गया हो तो लास्ट में उसको 11/3 तक मौका दिया जाएगा। तो ये आप अपना फॉर्म वगैरह सबमिट करिए। फॉर्म में पेट अनिवार्य है। पेट पेट क्या होता है? ये प्रारंभिक परीक्षा जो होती है, इसका फुल फॉर्म होता है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा। प्रीलिम्स जो होते हैं, एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है, ये 2023 का अगर किसी के पास में पेट है, तो वही इस फॉर्म को भर सकता है। तो ये आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट हो गया, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को 90% लोगों को तो ये पता ही नहीं था कि उन्हें पेट देना है। अब पेट पता ही नहीं था तो उन्होंने भरा भी नहीं। हालाँकि कोर्ट केस भी कई बच्चों ने कर रखा है इस पे, लेकिन अब कोर्ट केस वगैरह का ज़्यादा कोई मतलब रहता नहीं है। तो अब आपके पास में बहुत गोल्डन चांस है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेट 1000 वैकेंसी है, ज़्यादा से ज़्यादा पेट 1500 निकल आएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं करना है। कॉम्पिटिशन आपका बहुत ज़्यादा कम हो गया है। बस आपको पढ़ते रहना है, ध्यान लगाइए और पढ़ते रहिए। नौकरी का आपका लेबल वगैरह क्या होता है? हमारा जो विभाग है, आयुष विभाग, और आयुष विभाग में हमारा जो डायरेक्टर है, आयुर्वेद निदेशक, आयुर्वेद निदेशालय, ये हमारे विभाग का नाम है। आयुष विभाग के अंतर्गत आयुर्वेद निदेशालय ही हमको देखेगा और हमारा पद नाम जो होता है वो भेषजिक
या फार्मासिस्ट आयुर्वेद। हमारा जो वेतन होगा, वेतन बैंड, तो ये लेवल 5 में होता है। लेवल 5। और वेतनमान जो यहाँ पर बनेगा 29,200 रुपये से लेकर 92,300 रुपये। 29,200 रुपये से लेके 92,300 रुपये। तो अब देखो, वेतन तो खैर बहुत अच्छा है। अब इसमें देखो, वेतन के बारे में मैं समझाता हूँ। अभी से आप लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट आ जाएगा कि वेतन कम नहीं है। देखो, 29,000 क्या होता है, ये बेसिक पे होता है। क्या है? बेसिक पे, मूलभूत वेतन जिसको बोलते हैं। इस बेसिक पे के ऊपर लगता है डीए। डीए मतलब आपका जो महंगाई भत्ता होता है, महंगाई भत्ता वो लगेगा। जैसे इस समय महंगाई भत्ता अगर 148% पे चल रहा है, या ये मानिए कि लगभग जो है 150% चल रहा है, तो इसमें 29,200 को अगर राउंड फिगर में हम 30,000 माने और इस पे 15,000 का महंगाई भत्ता ऐड कर लें, तो लगभग जो है तनख्वाह 45,000 बन जाएगी। तो इस समय शुरुआती तनख्वाह आपकी लगभग 45,000 होगी। और ये जो बेसिक पे है, ये हर साल रिवाइज होता है, हर साल बढ़ जाता है। हर साल जुलाई जनवरी महीने के जब भी लगता होगा, तो ये इंक्रीमेंट इसको बोलते हैं, लगता है। तो हर साल इंक्रीमेंट लगता है। इंक्रीमेंट जैसे आपकी तनख्वाह में जो बेसिक पे है, अगर हर साल जैसे शुरुआत में तनख्वाह कम है तो 1,500 रुपये अगर माने इंक्रीमेंट हुआ है, फिर बेसिक पे 1,500 रुपये ये बढ़ेगा, हर साल बढ़ता रहेगा। लेकिन ये बेसिक पे 92,300 रुपये से ज्यादा नहीं होगा, यहाँ तक आने में रुक जाएगा। अब 92,300 रुपये पहुंचने के लिए कम से कम आपकी जो सर्विस होनी चाहिए वो 25-30 साल की सर्विस होनी चाहिए, तभी वहां तक पहुंच पाएगा। तो काफी लोग ऐसे होंगे कि जिनकी सर्विस 25-30 साल होगी, तो उनके लिए अब सोचो, जब सैलरी 92,000 रुपये होगी और उस समय उसके ऊपर महंगाई भत्ता लगेगा, सब कुछ लगेगा, तो 92,000 रुपये लगभग और मानो, तो लगभग जो है तनख्वाह रिटायरमेंट के समय 1,25-2 लाख रुपए करीब में होगी। 1.5 लाख रुपए मानिए एक एवरेज। तो अभी हम लोगों के यहाँ भी कई फार्मासिस्ट ऐसे हैं जिनकी तनख्वाह हम लोगों से ज्यादा है, क्योंकि वो 20 साल हो गए उनको नौकरी करते हुए, तो इतने इंक्रीमेंट और डीए उनका बढ़ गया कि हम लोगों की तनख्वाह उनसे उनकी तनख्वाह काफी ज्यादा है। और कई ऐसे फार्मासिस्ट हैं जिनकी तनख्वाह इस समय वर्तमान में 1,20,000 30,000 के करीब में तनख्वाह उनकी बन रही है। तो इस प्रकार से। और काम कितना है? काम ज्यादा नहीं है। आपका मरीज आपके यहाँ आए, मरीज डॉक्टर देखेगा और आपका काम रहेगा कि दवा बनाना है। लेकिन वास्तविकता ये है कि दवा फार्मासिस्ट बनाते नहीं है, 4th क्लास से फार्म दवा बनवाते हैं। तो आप बढ़िया आराम से बैठे रहिए, रजिस्टर वगैरह मेंटेन करने होते हैं कुछ, वो मेंटेन कर लीजिए। अगर बाई चांस आपके यहाँ जो पीएससी है उस पर डॉक्टर अगर नहीं है, तो आप ही इंचार्ज होंगे, तो फिर काम आपको ज्यादा होता है। तो फिर आपको मरीज भी देखने हैं, रजिस्टर भी मेंटेन करने हैं, दवा खारिज करनी है, बहुत सारे काम फिर आपको हो जाते हैं। इस समय वर्तमान समय में डॉक्टरों की बहुत कमी है, हालांकि अभी 600 डॉक्टरों की पोस्टिंग होने वाली है 3-4 दिन में। तो पोस्टिंग होने के बाद में लगभग हर अस्पताल पे डॉक्टर पहुंच जाएगा। तो आपकी जब पोस्टिंग होगी तो आपके सेंटर पे कोई ना कोई डॉक्टर होगा, तो आपको बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और तनख्वाह तो आप देख ही रहे हैं। फिर उसके बाद में पोस्ट कितनी आई है ये देख लिया जाए। कुल पदों की संख्या जो आई है, 1,002 पद आए हुए हैं। 1,002 पदों में से
जो अनारक्षित पद है वो है 448। अनुसूचित जात अनुसूचित जाति के जो पद हैं वो है 291। और अनुसूचित जनजाति ये पद बनते हैं 37। ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग के पद हैं 126। और ईडब्ल्यूएस के पद हैं 100। ईडब्ल्यूएस जो होता है वो लगभग कुल वैकेंसी का 10% होता है, तो 1000 वैकेंसी का 10% लगभग 100 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस में चला जाएगा। अच्छा, अब इसमें भी कई लोग ये कहते हैं कि ओबीसी के पद कम आए हैं, जनरल एससी के पद ज्यादा हैं या जनरल पद ज्यादा हैं। देखो, ये सब आपके दिमाग का फेर है केवल, है ना। ऐसे कभी भी कोई भी वैकेंसी आती है तो उस वैकेंसी में टोटल नंबर की जो वैकेंसी है उस इस पर कभी भी आरक्षण नहीं मिलता है, इस पर आरक्षण नहीं होता है, यह बात आप लोग जान लें। आरक्षण बनता है कैडर पे, कैडर पर आरक्षण बनता है। अब कैडर क्या होता है? कैडर होता है जैसे यूपी में अगर फार्मासिस्ट, मानिए अगर जैसे 2500 टोटल आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट हैं, मतलब पद जितने हैं टोटल, अगर पद अगर देखा जाए इससे ज्यादा होंगे, तो 2500 अगर पद माने कि सरकारी नौकरी में जो आयुर्वेद के पद हैं 2500 है टोटल पद जो है। अब ये टोटल पद जो होंगे ये आपका कैडर होता है, इस पे आरक्षण लगेगा तो इस पे 27% ओबीसी, 23% एससी एसटी और 10% ईडब्ल्यूएस और बाकी जनरल रहेगा। देखो, ईडब्ल्यूएस का तो यहाँ से हटा दो, ईडब्ल्यूएस तो पहले था नहीं, तो उसको ईडब्ल्यूएस जब भी कोई वैकेंसी आती है उस पूरे वैकेंसी का 10% होता है। इस पे कैडर का भी कोई अप्लाई नहीं है कि कैडर के नियम के अनुसार नहीं आएगा, ये जब भी कोई वैकेंसी आएगी उसकी 10% होगी। अब ये जैसे 2500 का 27% ओबीसी अगर यहाँ रखें तो जो भी पद आए, जैसे 400 पद मानो एग्जाम्पल, जैसे 400 आए, अब 400 पद में से क्या पता 300 पद भरे हों, तो खाली कितने बचे? 100 पद बचे। तो ये 100 पद आएंगे विज्ञापन में, ना कि 400 पद आएंगे, ना कि यहाँ जो 1000 वैकेंसी आई है इस पे परसेंटेज निकाल के। क्योंकि कई बच्चे कोर्ट केस इस पे भी कर रखे हैं कि 1000 जो वैकेंसी आई है उसमें ओबीसी के पद बहुत कम है, एससी के पद बहुत ज्यादा हैं, तो वो लोग इसको बिहाफ बना के। देखो, चूंकि वकील क्या होता है, अगर मेरा प्रोफेशन वकील का हो और मैं क्या भूखों थोड़े मरूंगा, कोई केस लेके आएगा तो हम तो उसको बताएंगे हाँ ये गलत है, आप पैसा इकट्ठा करो। तो वो एक बार, उसको क्या है, उसको तो फाइल कंप्लाइन करना है, एक बार के लिए आपसे 20-25 हजार रुपये उसने ले लिए, फिर नेक्स्ट हेयरिंग 4-5 हेयरिंग लगा लेगा वो, 4-5 हेयरिंग में आपका केस नहीं लगने देगा, फिर तब तक आपसे 50,000 1 लाख रुपए कमा लेगा, उसके बाद में आपका हेयरिंग लगा देगा, फिर पहले ही हेयरिंग में खारिज हो जाएगा, क्योंकि वो भी पूरा समझेगा, सरकारी वकील भी बताएगा सरकार को कि ऐसे ऐसे आता है, तो आपके तो 50,000 चले गए, आपका केस भी खारिज हो जाएगा। तो उसको तो प्रोफेशन है वकील का, पैसे कमाएगा ही। तो इस पे न जाके आपको करनी है पढ़ाई, आपको अपनी एक सीट से मतलब है, 1002 में से आपको एक सीट लेना है, उस पे फोकस रखिए। अब इसमें जैसे 1002 में से जो वैकेंसी है इसमें 200 महिलाओं के पद आरक्षित हैं। 200 महिला, मतलब ये पद महिला को ही जाएंगे, मतलब 800 में से तो कोई ले सकता है, महिला भी ले सकती है पुरुष भी ले सकता है, लेकिन 200 सीट जो है महिला को फिक्स है। अगर कोई खिलाड़ी है जैसे स्टेट लेवल को रिप्रेजेंट किया हो या
कोई और किसी उसको रिप्रेजेंट किया हो, मतलब उत्कृष्ट खिलाड़ी हो, सरकार द्वारा उस संस्था को मान्यता प्राप्त हो, तब तो उसको 20 पद उसके लिए आरक्षित किए गए हैं। बाकी जो लोग फिजिकल हैंडीकैप्ड वगैरह हैं, उनके लिए भी अलग से पद है। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अगर कोई है, किसी घर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कोई रहा हो, उसका आश्रित अगर कोई हो, तो 20 पद उसके लिए आरक्षित है। अब किसी का एक पैर अगर खराब है तो उसके लिए भी 8 है, और किसी का अगर एक हाथ खराब है तो उसके लिए 8 पद है। कोई कुष्ठ रोगी है, उसका कुष्ठ रोग सही हो गया हो तो उसके लिए भी 8 पद है। कोई बौनापन है, 8 पद है। और किसी के ऊपर एसिड का अटैक हुआ तो उसके लिए भी 8 पद आरक्षित किए गए हैं। तो ये सारी चीजें जो है आपको इनिशियली पता होनी चाहिए। बाकी आयोग ने अभी आपका सिलेबस जारी नहीं किया है कि किस सिलेबस पे आपका एग्जाम होगा, लेकिन चूंकि सिलेबस तो वही होगा जो आप लोग पढ़े होंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि आप पढ़ाई कुछ किए हों और सिलेबस कुछ और बन जाए, ऐसा नहीं है। तो सिलेबस में हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे क्रिया सारी। क्रिया सारी, रचना सारी जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें आयु क्या है, आयुर्वेद की परिभाषाएं क्या है, निदान क्या है, आयुर्वेद के भेद कितने होते हैं, आयु के भेद कितने होते हैं। तो ये सारी चीजें शुरुआत में हम लोग शुरू करेंगे। फिर बात रही कि पढ़ाई जो हमने करनी है, तो गाइड बुक, चूंकि आपके पास में कोई बुक तो होगी नहीं, तो देखिए गाइड बुक आप कोई सी भी ले लीजिए, नेट पे डालिए और आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट करके डालिए, अगर कोई भी गाइड बुक आ रही है आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नोट्स मैं बनवाऊंगा, नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे कोचिंग में, टेस्ट पेपर और क्वेश्चंस सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो अगर आप कोई गाइड बुक ले, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि बुक्स कौन सी होनी चाहिए, तो बुक्स का तो उतना मैं उससे ज्यादा ही लिखा देंगे जितना आपके काम का है, तो इसलिए बुक की चिंतन न करिए, ठीक है। तो बुक के बारे में कोई भी गाइड बुक आप रखिए, क्योंकि क्वेश्चंस को जितना ज्यादा लगाएंगे क्वेश्चंस, उतनी ज्यादा आपकी थ्योरी स्ट्रांग होगी, उतने ही ज्यादा आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे, थ्योरी समझ में आएगी। और नोट्स मैं लिखाता रहूंगा, एक मोटा रजिस्टर आप लोग खरीद लीजिएगा, नोट्स लिखाए जाएंगे और सामने आपके सभी नोट्स जिस प्रकार से अभी आपकी डिस्प्ले दिख रही है उसी प्रकार से एक एक वर्ड हम लिखाएंगे, सामने आपके लिखता हुआ आता रहेगा, उसको आपको कॉपी करते रहना है। बेस्ट तरीका यही है पढ़ने का कि सबसे पहले अब मैं जो लिखूं आप उसको चुपचाप ऐसे मोबाइल सामने रख के देखते रहिए उसको, कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। क्योंकि अगर हम यहाँ लिखेंगे और तुम अपना नोट्स कंप्लीट करने में जुट जाओगे, तो नोट्स कंप्लीट करने में जुटोगे तो जो मैं समझा रहा हूँ वो तुम समझोगे नहीं, ना उसको मन से पढ़ोगे, केवल कॉपी छापते रहोगे। बेस्ट तरीका यही है कि जब मैं पढ़ाऊं तो वो 1 घंटे आप सिर्फ पढ़िए, सामने रखिए मोबाइल और पढ़ते रहिए। उसके बाद में जब क्लास खत्म हो, रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाए, तो उस रिकॉर्डिंग सेक्शन में जाइए, दोबारा से लेक्चर सुनिए, फिर नोट्स बनाइए। उससे क्या फायदा होगा कि एक तो आपका लेक्चर रिवाइज हो जाएगा, दूसरे आपके नोट्स लिखेंगे तो एक रिवीजन और हो जाएगा, 2-3 रिवीजन एक साथ आपके होंगे। क्वेश्चंस पेपर आप जो है जब करेंगे तो उससे आपको और बेनिफिट मिलेगा। तो मिनिमम कम से कम 4 बार आपको पढ़ना है। 4 बार कैसे? जैसे मैंने अभी पढ़ाया, उसके बाद आपने एक बार रिकॉर्डिंग सुनी, नोट्स तैयार किए, आपने एक रीडिंग तब लगाई, उसके बाद एक रीडिंग फिर लगाई अगले दिन, और क्लास शुरू होने के पहले, जैसे अभी मैं क्लास शुरू करने जा रहा हूँ तो उसके आधे घंटे पहले मैंने पिछला लेक्चर क्या पढ़ाया उसको रिवाइज करके तभी क्लास में बैठिएगा, क्योंकि अगला लेक्चर पिछले लेक्चर से ही समायोजन करके आगे बढ़ता है। तो आपका पिछला लेक्चर अगर रिवाइज रहेगा तभी आप अगले लेक्चर को अच्छे से समझ सकते हैं। तो हमेशा रिवीजन पे ध्यान दीजिए, और जितनी बार हो सके, कई बार मैं कहूंगा कि कुछ ऐसे टॉपिक हैं इसको सामने चिपका लीजिए, जहां आप पढ़ते हैं बैठ के, फोटो कॉपी उसकी निकाल कर सामने चिपका लीजिए।
क्योंकि चाय पिएंगे, खाना खाएंगे तो उसको देखकर आपको कई बार कुछ चीजें ऐसे हैं आयुर्वेद में, जैसे द्रव्य और रसशास्त्र पे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको कंटिन्यू पढ़ेंगे तभी याद रहेंगी, वरना वो भूल जाएंगी। तो ये रही बात आपके पढ़ाई कैसे हम लोग करेंगे और ऐप पे कैसे सुनेंगे, आपकी नौकरी का क्या फायदा है, क्या नुकसान है, कैसे है, तो ये चीज। बाकी अब कंटिन्यू लेक्चर कल से हम लोग शुरू करेंगे। कल से शुरू करेंगे या फिर अभी 1-2 दिन वेट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे भी जुड़ना बाकी है। तो जुड़ जाए, उसके बाद में कंटिन्यू हम लोग क्लास शुरू कर देंगे। फिर जिसका छूटेगा वो छूटता रहेगा, वो अपना रिकॉर्डिंग क्लास से पढ़ लेगा। तो आज इतना ही। आप लोग गाइड बुक वगैरह देख लीजिए, कोई भी मिले तो मंगा लीजिए, नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं है। नोट्स वगैरह में सारी चीजें बताऊंगा, आपको लिखाऊंगा। चलो ठीक है, किसी को अब कुछ पूछना है तो पूछ सकता है।